प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, ये टॉपिक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ये सब हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास के पिता। प्राचीन भारत के संबंध में वास्तविक पुस्तक किसे प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी के राइटर कौन थे? तो वो थे कल्हण। कल्हण राजतरंगिणी के राइटर थे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत सिक्के, पंचमार्क। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। यहाँ पे मुद्रा भी हो सकता है। मुद्रा या सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। प्रागैतिहासिक खोज के बारे में इन्होंने ही शुरू किया था। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो ये स्टुअर्ट पिगॉट की कृति है। इन्होंने हमारे यहाँ के बारे में लिखा है, इंडिया के बारे में उसकी प्री हिस्ट्री लिखी है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखा शास्त्र, इपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों से मतलब है जो डायरेक्ट ऐसे वॉल पे पेंट करके नहीं लिखा गया, उनको खुरच के लिखा गया। लाइक आप समझ सकते हैं, घर में जो सिलबट्टा होता है उसमें छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ऐसे बनाया जाता है। ऐसे कर करके उसमें जो लिखा गया है ना पत्थरों पे, उसे कहते हैं उत्कीर्ण लेख, और उसके अध्ययन को कहते हैं इपिग्राफी या फिर अभिलेखा शास्त्र। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। कैसे कैसे कौन कौन सी लिपि बनी? लाइक आपकी ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है, ये सारी लिपियां हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? वीए स्मिथ ने तैयार किया था। इतिहास के पार्ट्स हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है वहाँ पर यह है कि हमें कोई भी रिटन फॉर्म में हमें प्रॉपर कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। यहाँ पर मतलब हमें उतने अच्छे से प्रॉपर एविडेंस नहीं प्राप्त हैं कि वहाँ क्या था क्या नहीं था, रिटन में नहीं है। आद्य ऐतिहासिक में आपको रिटन में अवेलेबल हैं आपकी जो प्रोटो हिस्ट्री है, बट आप उन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, वो अपठनीय है। लाइक आपको हड़प्पा सभ्यता मिली है, जो उसकी लिपि है वो मतलब कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बेस्ट्रोफोडॉन कहते हैं उसे। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं यहाँ पर। मतलब आपको जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो भी मिल जाएगा, और जो लोगों ने लिखा है लिटरेचर वाले हैं वो भी आपको एविडेंस यहाँ से मिल जाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से? हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, एंड इसके अलावा आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में जिसने जो भी कुछ लिखा है, लाइक राजतरंगिणी है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है, और भी ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण, इसके अलावा हमें स्टोन्स वगैरह मिले हैं, पुरानी चीज़ें मिले हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और विदेशी विवरण जैसे हेनसांग ने लिखा है और रेहला लिखी गई है, तो ये सारे आपके विदेशी विवरण हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? इन्होंने सबसे पहले अशोक के जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने अशोक के शिलालेखों का भी अध्ययन किया था और वहीं से इन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का अध्ययन किसने किया, तो वो आंसर भी आपका जेम्स प्रिंसेप ही होगा 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। इन्हीं की मनुस्मृति है। सबसे पहला जो संविधान माना जाता है कि जो लिखा गया वो मनुस्मृति है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त और शुंग दो वंशों का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो ये कौटिल्य है, ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम चाणक्य है, और कौटिल्य यहाँ लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? अब जाहिर है चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के जो मतलब प्रधानमंत्री थे, तो ये मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण ये कौटिल्य ने ही लिखी है। विष्णुगुप्त या चाणक्य, इन तीनों का मतलब ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है और इन्होंने ही ये लिखी है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि आपकी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण से आपके गुप्त और शुंग वंश दोनों की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में से सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी? मनुस्मृति। शुंग काल का सबसे मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ब्राह्मण आपके वेदों के अंदर पाए जाते हैं, मतलब उसके सब पार्ट आप कह सकते हैं उन्हें। तो जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, तो ये सारे वेदों के अंदर पाए जाते हैं। पुरालेखा विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी मैंने भी बताया था। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। अन्वेषक से मतलब है उस पर रिसर्च करने वाला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला, अभी बताया था मैंने आपको, ये विदेशी विवरण है एक टाइप का। रेहला नाम की बुक इन्होंने लिखी है। और इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, मतलब मोरक्को से आए थे। हेनसांग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था हेनसांग ने? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ने किया था। और आपको याद रखना है, हा से हेनसांग, हा से हर्षवर्धन। तो हेनसांग आया किसके टाइम पे था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस बुक में किया है? सी यू की। हेनसांग की बुक का नाम क्या है? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था वो भारत में किसके काल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का वर्णन किया गया है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। ऊपर कुछ अभिलेख दिए गए हैं और वो किससे संबंधित हैं इसके बारे में जानकारी है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ये वही कलिंग नरेश खारवेल हैं जिनसे अशोक ने कलिंग वॉर किया था, मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था। एहोल अभिलेख है आपका और ये संबंधित है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। अब यहाँ पे ना सबसे इजी जो होता है वो है आपका प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। आप इसे सबसे पहले मार्क करें और इसे मल्टीपल टाइम आप पढ़ेंगे, ये आपको याद हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से जुड़ा हुआ है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर में ग्वालियर का राजा कौन था? प्रतिहार नरेश भोज थे। वो कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो ये वाले राजा के ऊपर है, प्रतिहार नरेश भोज। तो ये कहाँ पर थे? ग्वालियर में थे, तो अभिलेख भी यहीं पर होगा। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल में, तो बंगाल के शासक का ही होगा विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। आपने ऐसे याद करना है, आप कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। मुझे ये बार बार पढ़ने पे याद हुआ था बट कुछ पॉइंट मैंने मार्क कर लिए थे, लाइक ग्वालियर अभिलेख है तो प्रतिहार नरेश भोज का होगा क्योंकि वो वहाँ के राजा थे। प्रयाग स्तंभ लेख मुझे पहले से याद है समुद्रगुप्त से। एंड जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। तो आपको ऐसे अपने हिसाब से ट्रिक करके याद करना होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चीनी लेखकों ने अपने वर्णन क्या क्या किए हैं। फाहियान ये 399 से लेके 414 ईस्वी तक आए हैं। ईस्वी और ईशापुर का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को,
मुझे भी हुई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी यार। ईशा पूर्व में हम क्या कहते हैं, पहले 299 लिखते हैं, फिर 299 से वो 300 क्या कहते हैं, नहीं पहले 300 लिखते हैं, फिर 300 से वो 400, 300 से वो 128 ईसा पूर्व, ऐसे भी चला जाता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ईस्वी में तो ऐसे ही चलता है जैसे हम करते हैं कि 2000 के बाद 2001 आएगा, 2001 के बाद 2002 आएगा, ईस्वी ऐसे ही चलता है। बट ईसा पूर्व इसके अपोज चलता है, और ईस्वी और ईशा पूर्व के बीच में एक 0 पॉइंट आता है, और वो पॉइंट है आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थडे। क्योंकि सारी दुनिया में ईसाइयों ने राज किया, तो इसीलिए ना हमने उससे ही मान लिया है। तो वहाँ से डेट्स चलती हैं जो हम लोग मानते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, सिर्फ हम ही लोग नहीं मान रहे, सब लोग मान रहे हैं। और ये जो फाहियान थे आपके, ह्वेनसांग का तो मैंने बताया था, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो इसके अलावा जो चीनी यात्री आए थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। तो फाहियान आए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, विक्रमादित्य के टाइम पे, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने क्या बताया है, आप जस्ट ऐसे देख लेंगे थोड़ा सा तो सही रहेगा। इनका टाइम इम्पॉर्टेंट है, और ये किसके टाइम पर आए और इनकी बुक का क्या नाम था, सबसे इम्पॉर्टेंट विदेशी विवरण में यही होता है। हेन शुआंग आए हैं आपके 629 से 645 ईस्वी के बीच में। मतलब ये भारत में रहे। CU की इनकी जो बुक है अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, ये रहा यहाँ पे। हेन शांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद करना है कि जो हेन स्वांग थे इन्होंने हर्ष को, राजा हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता था। किसे कहा जाता था? हर्षवर्धन को। ये बात भी आपने याद रखनी है। यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा वो इत्सिंग के बारे में, 673 से 675। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखा है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य, ये एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी में। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है।